हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। पर आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की। ये क्या होता है ये एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो नेट जेआरएफ क्या है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस चीज़ के लिए? जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। इट इज़ स्टार्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और अर्लियर इट वॉज कंडक्टेड बाय CBSE। अभी इसे कंडक्ट करते हैं NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट जेआरएफ क्यों देना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है ये? अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं या फिर MPhil करना चाहते हैं, तो आपको नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हो उसके जो पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलरली, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप PhD करना चाहो तो कर सकते हो। बट इट इज़ बेनिफिशियल कि आप नेट PhD दोनों कंप्लीट करो, नेट क्वालिफाई करो और PhD करो। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। अगर अभी हम बात कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम की, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की, तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD के लिए अप्लाई करना है तो नेट देना पड़ता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी। आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए, नेट के लिए। या आप उसके बाद PhD करोगे मास्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आप मास्टर के फर्स्ट ईयर से एलिजिबल हो आप नेट के एग्ज़ाम देने के लिए। और मास्टर्स कंप्लीशन के बाद आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है मास्टर्स फॉर नेट एग्ज़ाम। एंड एज लिमिट क्या है नेट एग्ज़ाम की? नेट एग्ज़ाम की एज लिमिट है 30 ईयर्स। और JRF के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके एज लिमिट है 30 ईयर्स। और अगर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, LS के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देयर इज़ नो एज लिमिट। एज लिमिट इस साल 31 ईयर्स था, बट जनरली 30 ईयर्स है। इस साल कोविड सिचुएशन के लिए 31 ईयर्स था, बट जनरली आपका जो है 30 ईयर्स जो है एज लिमिट है फॉर JRF कैंडिडेट्स। एज लिमिट के साथ साथ एज रिलैक्सेशन है, जो OBC, SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 5 ईयर्स है। रिसर्च एक्सपीरियंस है अगर आपका एक कोई आपको प्रूफ देना पड़ेगा पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है, तो वहाँ पे अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। एज में LLM डिग्री है तो 3 ईयर्स है, एंड आर्म्ड फोर्स है तो 5 ईयर्स है। ये है UGC नेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है। अब एलिजिबल हो गए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगी, अप्लाई करोगे। अप्लाई कहाँ पे करोगे? NTA के वेबसाइट में जाके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। देन आता है एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो एग्ज़ाम होता है, करेंटली एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, तो CBT एग्ज़ाम है। और इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में होता है 50 क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज के ऊपर है, मतलब जनरल कैटेगरी के होगी। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और जो फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में क्वेश्चन होंगे, वो वहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एलिजिबिलिटी, कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, ये सारी जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी पेपर 1 के थ्रू। और पेपर 2 में आपका जो स्पेशलाइजेशन पेपर है, जिस पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है नेट के लिए, वो उस पेपर की क्वेश्चंस होंगे। ये हुआ उनका एग्ज़ाम पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपके घर आ गए। अब बात आएगी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस तरह से होता है? अगर आपको उनके फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में जाना है, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन मार्क्स है, वो है 40% फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 35% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा, राइट। इससे क्या होगा, इनके बाद एक क्वालिफाइड जो करेंगे, ये बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। आपने 40% लाया नेट एग्ज़ाम के बाद, तो फिर एग्ज़ाम पे अब 40% जाके वो उनका जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट होता है कि हाँ, इन बाकी कैंडिडेट्स अलग हो जाएंगे, ये कैंडिडेट्स जो हम फाइनल लिस्ट बना रहे हैं
उसमें आएगा तो उसके लिए आपको चाहिए 40% मार्क्स। वो उसके बाद जो लिस्ट बनेगा 40% और 35% मार्क्स वाले, फिर उसका जो 6% होंगे वो नेट क्वालिफाइड होंगे। 40% मार्क्स ला के आप नेट क्वालिफाई नहीं होते, वो आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आप एंट्री करते हो। उसके बाद जो 6% कैंडिडेट्स होता है तो वो नेट क्वालिफाई, उनको नेट की सर्टिफिकेट दी जाती है। और जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है, नेट एलएस क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है, वहाँ से जिन लोगों ने जीआरएफ के लिए अप्लाई किया है उनके 0.5% जो होता है जीआरएफ के लिए जाता है फॉर दिस ईयर। क्योंकि ये मार्च हुआ है तो 1% कैंडिडेट्स होंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये चीज़ है इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जो कट ऑफ होता है इसी चीज़ के बेस पे, राइट। तो कट ऑफ क्लियर करोगे तो एलएस का अलग कट ऑफ होता है और जीआरएफ का अलग कट ऑफ होता है। जीआरएफ का कट ऑफ थोड़ा हाई होता है, तो कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया मतलब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होगी, जो आपको एलएस की, आपने एलएस जीआरएफ क्लियर करे, सोच लीजिए आपने दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जीआरएफ आपने क्लियर कर लिया मतलब आपने एलएस भी क्लियर कर लिया, क्योंकि जीआरएफ के कट ऑफ एलएस से हाई होता है। तो ये हो गया। तो अगर आपने दोनों मतलब जीआरएफ क्लियर किया है तो आपको 2 सर्टिफिकेट दी जाएगी। एक होगी आपकी लेक्चरशिप की सर्टिफिकेट और दूसरी होगी आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की सर्टिफिकेट। लेक्चरशिप की जो आपकी सर्टिफिकेट होगी वो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड होगी, बट जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो सर्टिफिकेट होगी वो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड नहीं होगी। उसका एक वैलिडिटी पीरियड होगा जो आपको सर्टिफिकेट में ही लिखी वहाँ पे दी जाएगी। आपका इशू डेट से ही आपके लिए वो वैलिड होगा। फिर उसके बाद 2 इयर्स जनरली होता है, 2 इयर्स के लिए वो वैलिड होता है। उसके अंदर ही आपको पीएचडी के लिए इनरोल करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये है जीआरएफ का। और क्यों जीआरएफ इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे जब आप जीआरएफ के बाद फेलोशिप के लिए आपको, जब आप पीएचडी करोगे तो आपको स्पेशली फेलोशिप मिलेगी और वो 30,000 35,000 अमाउंट के होते हैं, 30,000, तो वो आपको वहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। जो फर्स्ट 2 इयर्स होगा वो आपको एज एन जीआरएफ फेलोशिप मिलेगी और उसके बाद आपकी जो वर्क होगी, रिसर्च वर्क, उन 2 इयर्स में उसको इवेल्युएट की जाएगी। तो उसके बाद आपकी डिजिग्नेशन बढ़ के एसआरएफ हो जाएगी, तो मतलब वो सीनियर रिसर्च फेलो आप बन जाओगे। तो वहाँ पे 3 इयर्स आपको फेलोशिप मिलेगी। तो ये टोटल 5 इयर्स ड्यूरिंग योर पीएचडी पीरियड आपको फेलोशिप मिलने वाली है अंडर द जीआरएफ स्कीम। तो ये होगी आपने नेट जीआरएफ क्लियर करने के बाद आपका जो फेलोशिप क्लियर करने के बाद आप जब पीएचडी एनरोल करोगे वहाँ पे आपका जो फेलोशिप क्राइटेरिया है। तो होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है। और आपका जो एग्ज़ाम हुआ है इस साल, उसकी रिज़ल्ट होप आपको कल तक मिल जाए, 15 फरवरी तक मिल जाए। अब डिपेंड करता है एनटीओ के ऊपर, बट ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि 15-16 फरवरी तक ये आ जाएगी रिज़ल्ट। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड गुड लक फॉर दिस रिजल्ट टू। अगर आपने इस साल एग्ज़ाम दिया है तो बेस्ट ऑफ लक एंड आपकी प्रिपरेशन और फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको गुड लक के चलते हम अब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम 2022 के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि हम जीआरएफ की कट ऑफ तो क्लियर कर पाएँ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।